प्यारे देशवासियों, मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। आज आपके समक्ष कुछ अहम बातें रखना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उन पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि आज से कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, राम मंदिर का शिलान्यास किया और वहाँ पहले से कार्यरत जो इस जिज्ञासा में थे, वहाँ के पुजारी लोग, पंडित लोग और बहुत सारे लोग, उनको भी किसी भाव नहीं पूछा गया। उनको सेट असाइड करते हुए सारा श्रेय राम मंदिर का नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों लिया। चलो खैर, वो तो एक मनुवादी प्रोग्राम था जो उन्होंने जिस तरह से किया, सारे देश के लोगों ने देखा। बहुत सारे कमेंट्स आए देश की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि भारत के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। ठीक है, अयोध्या में राष्ट्रपति जी गए अथवा नहीं गए, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन लोगों की भावनाएं थी कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ को, जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी परंपरा है, वो अलाउ नहीं करती कि कोई भी शूद्र समाज का आदमी, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, आकर के इनके किसी देवी देवता या भगवान के मंदिर का अनावरण करे। इसलिए नहीं बुलाया गया। लेकिन वो एक उनकी भावनाओं की बात थी, धार्मिक बात थी, और वो मनुवादियों का प्रोग्राम था। लेकिन अभी आपने 10 दिसंबर 2020 को देखा, भारत की नई संसद का शिलान्यास हुआ। उसका उद्घाटन भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों किया, जो कि ईवीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। यह देखकर देश के हर नागरिक के मन में ये था कि नई संसद बन रही है, तो संवैधानिक तरीके से उसका इनॉग्रेशन भारत के राष्ट्रपति महोदय के करकर्मों द्वारा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचने की बात है कि यहाँ तो मनुवादी व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए थी। संसद तो प्रत्येक देशवासी की है, पूरे भारत की है, सभी वर्गों की है, सभी धर्मों की है, सभी धर्मों के अनुयायियों की है। राम मंदिर में और संसद में बहुत बड़ा अंतर है। राम मंदिर कुछ लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ अनुयायियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत की संसद तो पूरे देश से जुड़ी हुई है। ऐसी दशा में जो भारत का सर्वोच्च पद पर आसीन है, वो महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ वही सलूक किया गया, क्योंकि वो एक शूद्र समाज से आते हैं और उनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया है। यदि ऐसा था तो उनको बीजेपी सरकार ने राष्ट्रपति क्यों बनाया था? ये तो घोर अपमान हुआ है। ये राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं है, बल्कि भारत के जो 85-90% लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होने से जो देश की गौरव व गरिमा, जो देश का सरताज है, वो इस देश का राष्ट्रपति होता है, जिसे भारत का संविधान सर्वोच्च पद पर आसीन करता है। ऐसी प्रतिभाशाली पद को, उसकी गौरव व गरिमा को दरकिरार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई संसद का शिलान्यास किया। इससे पूरे देश में असंतोष है। कल देखा आपने, परसों भी देखा, लोगों ने बहुत जगह जुलूस निकाले, नारे लगाए और कहा जो भी हुआ, संसद का नाम भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। अब मोदी सरकार किसके नाम पर करती है, क्या करती है, ये प्रश्न लग गया है। देखना है आगे क्या होता है। साथियों, इस देश की विडंबना है कि जो भी जिस तरह से इस देश में इस समय इन परिस्थितियों में कार्यक्रम चल रहे हैं वो देश के लिए बहुत घातक है। अभी आपने देखा पिछले 10 महीने से 8 महीने से मार्च से अब तक कोरोना चला आ रहा। आज रिपोर्टें आ रही हैं कि वो एक वायरल था, सिंपल वायरस था। इतना भयभीत क्यों किया गया? लोगों के बहुत बड़े कमेंट्स आए। अस्पतालों में लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी किडनियों को सेल कर दिया गया, आंखों को निकाल के बेच दिया गया। बहुत सारे आरोप हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। साथियों, इसके साथ ही किसानों का आंदोलन चल रहा है। पूरी दिल्ली, पूरा देश तहस नहस है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से किसान एक चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किसान जो बिल बनाए हैं, जो कानून बनाया है, मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, वो वापस होने चाहिए। मेरी राय ये है कि भारत के किसान उसमें 2-3 इश्यूज को और जोड़ दें। इन बिलों को वापस करने के साथ साथ एक तो ईवीएम का इशू, जो बर्निंग इशू है, जिसके आधार पर मोदी सरकार बनी है, और भी जहाँ भी सरकारें बन रही हैं वो ईवीएम के आधार पर बन रही हैं, ईवीएम को जोड़ दें। दूसरा कोलोजियम को जोड़ दें, जिसके माध्यम से हायर जुडिशरी में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं। उनकी क्या मेरिट होती है, क्या नहीं होती है, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये तो अपॉइंट करने वाले जानते हैं। लेकिन इतना फैक्ट है कि उसमें 85-90% जो जनता, बहुजन समाज की जनता है, उसको इग्नोर किया जाता है। उनके जज ना सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाते हैं, ना हाई कोर्ट में बनाए जाते हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा एक इशू बर्निंग इशूज है, जो एट्रोसिटीज से लगा हुआ है। तो इस तरह से जो शोषितों पर, गरीबों पर, दलितों पर विभिन्न तरीके से एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो इस तरह से यदि किसान आंदोलन में ये 3 इशू और जुड़ जाते हैं तो ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। और ये बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं जिन पर देश का हर वर्ग का व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। सब लोग परेशान हैं। देश के जो वकील हैं वो भी परेशान हैं। कितना विद्वान वकील क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ कोलोजियम बनाती है। ये देश ही एक ऐसा पूरे विश्व में देश है जहाँ जजों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ये असंवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ईवीएम और कोलोजियम ये दोनों ही असंवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जिसे भारत का संविधान किसी कीमत पर अलाउ नहीं करता, लेकिन हो रहा है। ईवीएम के माध्यम से देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। इसके लिए भारत का चुनाव आयोग पूर्णतः जिम्मेदार है। और कोलोजियम के माध्यम से हायर जुडिशरी का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोगों का आस्था, विश्वास न्यायपालिका से धीरे धीरे घटती जा रही है। इसके लिए कोलोजियम पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो ये 2-3 इश्यूज हैं। मेरी राय है जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, किसी तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, उसमें ये 2-3 जो बर्निंग इश्यूज हैं, ईवीएम का, कोलोजियम का और एट्रोसिटीज़ का, जो दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, माइनॉरिटीज़ पर आए दिन अत्याचार विभिन्न तरह से। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट के लड़के ने खाना छू लिया, उसको इतना मारा, मार मार के हत्या कर दी गई। इसी तरह से दूसरी स्टेट में कहीं घोड़े पर चढ़ने से उसे रोक दिया गया, मार दिया गया। तरह तरह से बलात्कार किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसे ना तो डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और कहीं पर कोई भी एजेंसी संविधान का पालन नहीं कर रही है। ऐसी दिशा में मेरा
देशवासियों से आग्रह है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इनको ध्यान में देते हुए सरकार हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, सबके लिए अपने व्यूज से अवगत कराएं कि ये ठीक नहीं है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। ईवीएम बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, कोलोजियम प्रणाली खत्म होने चाहिए। संवैधानिक तरीका है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसमें हर वर्ग के जज होने चाहिए। तब इस देश के लोगों को समान रूप से न्याय मिल सकता है। इसके साथ साथ बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, पहले तो पूरा देश उनका साथ ही दे रहा है, सभी वर्गों के लोग उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन में ये 3 इश्यूज को और जोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को मानना पड़ेगा। नंबर 1 ईवीएम का जोड़ें, दूसरा कोलोजियम का जोड़ें, तीसरा स्वस्थों पर, पीड़ितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसको भी जोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन पूरे देश में कामयाब होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा और जिसका एप्रिसिएशन और जिसका सार, जितना उसका महत्व होगा वो किसानों के नाम से दर्ज होगा। साथ साथ जो सोशल मीडिया के लोग लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए मेहनत करते हैं और पूरे देश में मैसेज देते हैं, उनकी भी अहम भूमिका है और जो सामाजिक संगठन लगे हुए हैं उनकी भी अहम भूमिका है। इसके साथ साथ जो मोदी मीडिया है, सरकार का मीडिया है, वो पूरे देश को गुमराह कर रहा है और उस गुमराह करने से हमारा देश इधर उधर भटक रहा है। सही तथ्यों को, देश की सच्चाई को नहीं रखा जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो चुकी है कि किसी व्यक्ति के पास ना तो पैसे हैं, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा देश पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे जा रहा है। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन आज मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग इन बातों पर ध्यान देंगे और ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे तथा देश हित में अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। देश हित में, समाज हित में, न्याय हित में आंदोलन चले, उसे भारत का संविधान मान्यता देता है और वो चलना भी चाहिए। यदि अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की कि पुलिस किसी को पकड़ लाएगी, उसकी एफआईआर नहीं होगी, उसे कोई ये नहीं पूछेगा क्यों पकड़ लिया गया, कभी पकड़ सकती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल फोर्स बनाया गया। उसी तरह ये सरकार के खिलाफ कोई कह दे, कोई बात कह दे, सच्चाई भी रख दे तो वो देशद्रोही माना जाता है और यदि हायर जुडिशरी के बारे में कोई कुछ कह दे तो वो कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाता है। ये व्यवस्थाएं, ये 2 व्यवस्थाएं ऐसी अभी फिलहाल थोड़े समय से उत्पन्न हुई हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, भारत के संविधान के लिए हर तरह से घातक हैं। ये सोच बदलनी चाहिए, तुरंत बदलनी चाहिए। इससे तो गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसा लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस देश के मुख्य रूप से युवाओं को, स्त्री पुरुष जो भी लोग इस देश के वास्तविक नागरिक हैं और देश को अपना देश समझते हैं और देश की विकास के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सच्चाई को समझें, आगे बढ़ें। जहाँ सरकार गलत काम कर रही है उसको रोकें, जहाँ न्यायपालिका अन्याय का काम कर रही है न्यायपालिका को भी रोकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।